कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कुछ सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होते हैं। वो देश की आखिरी उम्मीद है और देश का अंतिम हथियार भी। वो पैरा कमांडोज हैं, हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र। जो आपका मस्तिष्क है वही सबसे घातक हथियार है। एक समय के बाद शरीर आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ती, वो है आपकी सोच। जवान का भी सिलेक्शन होता है, उनको कमान अधिकारी महोदय की तरफ से एक बलिदान और कैप परेड की जाती है। हम ये बलिदान जो पहनते हैं, इन्हें पता है कि ये जोखिम के काम हैं और अपने काम को पूरा करने के लिए ये हमेशा बलिदान के लिए भी तैयार रहते हैं। एक पैरा कमांडो वो इंसान है जो दूसरों से अलग थलग है, बेखौफ है। जब चलता है तो सारी दुनिया उसको मुड़ के देखती है और कहती है वो कमांडो आ रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पराक्रम कोई पदक नहीं जिसे वर्दी पर पहना जाता है। पराक्रम तो सीने में बसता है। पराक्रम शहादत की दीवारों की सिर्फ शोभा नहीं बढ़ाता, पराक्रम फितरत है, आदत है। आज हम ऐसे पराक्रमी शूरवीरों की कहानी आपको सुनाएंगे जो न कभी आपने देखी होगी न सुनी होगी। सर पर मरून बेरेट, सीने पर बलिदान का बैच। अगर ये काफी नहीं तो नेत्र में प्रलय की पुकार है, चाल में विध्वंस की हुंकार, जिससे धरती भी कांपती है और दुश्मनों की रूह भी। एक बार फौज में ज्वाइन करने के बाद इंडियन आर्मी में बेस्ट ऑफ दी जो आर्म्स जो आप पॉसिबली अपने लिए चूज़ कर सकते हैं वो स्पेशल फोर्सेस है। जैसे कि नाम ही खुद कहता है कि स्पेशल है, तो जाहिर है कि इसमें सारी चीज़ें, चाहे ऑपरेशंस ले लीजिए, चाहे आप ट्रेनिंग ले लीजिए,
बीट इक्विपमेंट प्रोफाइल, हर चीज़ स्पेशल है। एंड मेरे हिसाब से इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मोटिवेट करने के लिए कम पड़ेगी एक इंसान को। ये भारतीय सेना की सबसे एलीट टुकड़ी है, इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज। इनका हर ऑपरेशन गुप्त है, इनका नाम एक रहस्य है। इनके वजूद से हम अनजान हैं ताकि हमारा वजूद बना रहे। जब दुश्मन के पीछे ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पर कोई दूसरा साथी नहीं होता, तो अगर किसी वजह से ये बात पहले पता लग जाए तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। हमारे साथ ऐसा हो चुका है। श्रीलंका में जब हमारा हेलीबॉर्न ऑपरेशन किया जाफना यूनिवर्सिटी में, तो LTT वालों को पहले से अंदाज़ा था। नतीजे के तौर पे जब हम वहाँ पे उतरे तो वो गोली हमारे पर पहले से ही चल रही थी, तो ऐसा हो सकता है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है उसमें। आज हम आपको पैराशूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस की ऐसी ही एक टुकड़ी से रूबरू कराएंगे, जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, जिनकी ट्रेनिंग देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जिनका हौसला देखकर आपका भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। स्पेशल कोई बैच से नहीं स्पेशल बनता ज़िंदगी में, उसका काम करने का तरीका स्पेशल होना चाहिए। बहुत बड़ा जिगरा और कुछ भी कर जाने की इच्छा शक्ति इन्हें स्पेशल बनाती है। एक अलग सी हवा है यहाँ की, मज़ा आ जाता है और आप उसी रंग में रम जाते हो जब यहाँ आते हैं। यूं तो आपने युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशंस तक में पैरा कमांडोज के शौर्य के किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कौन होता है एक पैरा कमांडो? वो शत्रुजीत है। वो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसे मारने में सक्षम है। वो डर को आंखें तरेर के देखने का दम रखता है। वो मौत को मारने का मादा रखता है। वो संघर्ष को हरा सकता है, मुश्किल को मात दे सकता है, असंभव को नष्ट कर सकता है। वो स्वयं विजय है, विश्वास है, महावीर है। पागलपन, जुनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए उसमें इतना विश्वास होना चाहिए कि वो अकेले पूरी दुनिया को जीत सके। जब भी ऑपरेशन जाता है उसको वन वे टिकट मिलती है, उसको एक जाने की टिकट मिलती है, आने की टिकट तो मिलती नहीं है उसको, अंदर जाने की टिकट मिलती है, तो वन वे टिकट मिलती है उसको, लेकिन उसमें इतना जुनून होता है कि वो टास्क पूरा कर सके। और क्या आप जानते हैं कि अनहोनी को होनी में बदलने वाले ऐसे सुपर सोल्जर्स तैयार कैसे होते हैं? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर लोहे को गलाया जाए तो वो भाप हो जाए, पर हाड़ मांस का ये शरीर तपकर वज्र बन जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चट्टान भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाए, लेकिन इनका हौसला और अटूट होता जाता है। When the going gets tough, the tough get going, कि जितना मुश्किल काम होगा उतना आदमी और मुश्किल काम करने की क्षमता रखता है। तो जब भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है, क्रिटिकल काम, क्रूशियल काम, मुश्किल काम, और वो जो है पैरा एसएफ दिए जाते हैं। हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये शरीर को वज्र करने के लिए केवल अभ्यास नहीं कर रहे, ये अभ्यास की पराकाष्ठा है।
भारतीय सेना में जो जवान और ऑफिसर्स चुने जाते हैं वो अलग अलग रेजिमेंट में कमीशन किए जाते हैं। इनमें से फिर जो पैरा में जाने की इच्छा जताते हैं उन्हें 3 महीने की प्रोबेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। यानी पैरा पूरी तरह से एक वॉलंटियर फोर्स है। जिस दिन पैरा में आया फौजी वापस जाना चाहता है उसे उसके पेरेंट रेजिमेंट में वापस भेज दिया जाता है। किसी को जबरदस्ती पैरा कमांडो नहीं बनाया जाता। इसीलिए आश्चर्य होता है उस जज्बे पर जो इतनी कठोर ट्रेनिंग को स्वयं चुनता है। एक समय के बाद शरीर आपका साथ छोड़ देता है, लेकिन साथ अगर कोई चीज़ नहीं छोड़ती वो है आपकी सोच। अगर आपकी सोच में, आपके विचारों में ये संकल्प है कि मेरे को इस चीज़ को पाके ही रहना है, तो आप बेशक उस चीज़ को पा सकते हैं। इसलिए जब हम सिलेक्शन करते हैं, हम सबसे बड़ी चीज़ यही देखते हैं क्या उसमें वो मादा है, वो सोच है कि वो अपने जो उसने टारगेट रखा उसको अचीव कर सकता है। भारतीय सेना के एक जांबाज के पैरा कमांडो बनने का सफर दुनिया में सबसे लंबा और सबसे कठिन सफर होता है। इन 90 दिनों का हर मिनट, हर घंटा, हर दिन एक ऐसी यातना है जिसे सह लिया तो पार, नहीं सह पाए तो हार। इस समय हम उसे बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजारते हैं और ये यकीन करते हैं कि वो स्पेशल फोर्सेस के लिए हर तरफ से सक्षम है। इसमें जो उसकी मानसिक और उसकी शारीरिक ताकत को देखा जाता है और उसके जोश, उसके हौसले को देखा जाता है। और इसमें जब वो पास होता है तो 10 से 20% लोग इसमें उत्तीर्ण होते हैं। 90 दिन की ट्रेनिंग एक और है, कमांडो बनने के बाद भी इन्हें हमेशा फिट रहना है और कमांडिंग ऑफिसर से लेकर नीचे हर रैंक को अपना फिटनेस टेस्ट देते रहना होता है ताकि वो हर समय तैयार रहे। इसके बीच में हम उनको टेस्ट करते रहते हैं। मेरे से लेके सबसे जूनियर जो पैराट्रूपर है उसको भी उन टेस्ट में शामिल होना पड़ता है और उसमें पास होना पड़ता है, जिससे हम हमेशा अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने टास्क के लिए तैयार रहते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये लगातार चलती रहती है। इंडियन आर्मी में ये इकलौती ट्रेनिंग है जहां अफसरों और जवानों का प्रोबेशन साथ साथ होता है। कोई सीनियर, कोई जूनियर नहीं, किसी को रैंक पहनने की अनुमति नहीं होती। पैरा की ट्रेनिंग में सबसे अधिक अहमियत दी जाती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। जब तक रगों में दौड़ता खून हौसलों की रफ्तार के बराबर न हो जाए, जब तक जिस्म की मांसपेशियां इरादों जैसी चट्टान न बन जाएं, ये हाड़ मांस के इंसान खुद को गलाते रहते हैं। स्पेशल फोर्स को स्पेशल 3 चीज़ें बनाती हैं। सबसे पहले इसका स्पेशल सिलेक्शन। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इतना आसान नहीं है। ये 90 दिन का प्रोबेशन है जिसमें आदमी को सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तौर से पूरी तरह तोड़ दिया जाता है। दूसरी चीज़ उसके बाद शुरू होता है स्पेशल ट्रेनिंग। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेशल इक्विपमेंट। जो हमारे इक्विपमेंट है वो हमारी जो डिप्लॉयमेंट है, जो हमारे वर्क, जो जिस टाइप की हमको टास्किंग मिलती है उसको पूरा करने के लिए कुछ खास वेपन और इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। तो और हम उन्हीं वेपन और इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो हमको स्पेशल फोर्स बनाती है और हमारी ट्रेनिंग को सबसे अलग बनाती है। दुनिया की सबसे कठोर ट्रेनिंग के पीछे कारण ये है कि पैरा कमांडोज को दुनिया के सबसे कठिन ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। दुनिया की हर आर्मी ने माना है कि सबसे मुश्किल मिशन बिहाइंड एनिमी लाइंस यानी सरहद पार दुश्मन के इलाके में होते हैं। हर एक चीज़ चुनौती है। पहले वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद इकट्ठे होने भी चुनौती है। वहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है, वो जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे मान लीजिए आपको जहाँ जाना है, रास्ते में कोई बड़ी नहर, नदी आ सकती है, उसको पार करना, कुछ भी जो भी कुछ है वहाँ पे आपको एक अनजान इलाके में करना है। तो टास्क के लिए सभी कुछ चुनौतीपूर्ण है। दुश्मन के इलाके में न तो खाने को कुछ मिलता है, न पीने को, न जरूरत पड़ने पर कोई बैकअप है। रेडियो कम्युनिकेशन भी मुमकिन नहीं। रास्ते नए होते हैं, इलाका नया होता है, बुनियादी जानकारी तो होती है और मैप भी, लेकिन जमीन पर किस वक्त, कहां, कितने दुश्मन मौजूद होंगे ये जानकारी नहीं होती। इससे भी बढ़कर चुनौती ये कि अगर दुश्मन के इलाके में पकड़े गए तो यातना सहने से बड़ी चिंता ये है कि अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है जो एक एक कमांडो को 1 मैन आर्मी बनाती है।
वैसे तो अगर आप देखें तो एक पैरा कमांडो में हर प्रकार की आपको खूबी मिलेगी, चाहे वो आप मेंटली ले लीजिए, चाहे वो आप फिजिकली ले लीजिए, चाहे आप वो ग्राउंड पे ले लीजिए, चाहे आप उनको ऑपरेशंस में टेस्ट कर लीजिए। बीट बेसिकली आप किसी भी ग्राउंड पे एक पैरा कमांडो को रखेंगे तो वो अपने कार्य को पूरी तरह सक्षम रूप से ख़त्म करता है। पैरा कमांडोज एक छोटी टीम के तौर पर ऑपरेट करते हैं, लेकिन लगभग 6 लोगों की टुकड़ी एक युद्ध में एक पूरी कंपनी के बराबर होती है। हम ऐसा कहकर सेना की टुकड़ी को छोटा नहीं बता रहे। दरअसल युद्ध की परिस्थितियां और चुनौतियां अलग होती हैं, पराक्रम में तुलना संभव ही नहीं। हम केवल ये कह रहे हैं कि पैरा कमांडोज को जिस तरह से तैयार किया जाता है वो उन्हें एक पूरी कंपनी की क्षमता से ऑपरेट करने के गुर सिखाता है। इनके हथियार भी स्पेशल होते हैं जो हर कमांडो के हाथों को और मजबूत करते हैं। एक स्पेशल फोर्सेस का जब बंदा आता है, चाहे आप उसके इक्विपमेंट प्रोफाइल से ही आप जान सकते हैं कि वो ऑपरेशंस को एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह नहीं बल्कि एक खास टास्क की तरह लिया जाता है, जिससे वो अपनी मेंटल और फिजिकल अलर्टनेस को टॉप लेवल पे रख के करता है। अपने कमांडर के नियम, प्लान्स एंड जो भी उनका डिसीजन मेकिंग होती है वो अव्वल दर्जे की होती है। एक छोटी टीम में हर कमांडो के लिए जरूरी है अपने साथी की कमजोरी और ताकत को बखूबी जानना। किसी भी ऑपरेशन पर वो एक दूसरे का इकलौता सहारा होते हैं और अपने साथी पर खुद से अधिक भरोसा करते हैं। बड़ी सर, बड़ी कवर मी क्लियर। पैरा कमांडोज के मिशन ऐसे होते हैं जिनमें टारगेट पर दूर से निशाना साधने की जरूरत पड़ सकती है। एक मूविंग टारगेट यानी हिलते हुए लक्ष्य को भेदने की जरूरत पड़ सकती है। आवश्यकता यह है कि गोली चले, निशाने पर लगे और पता भी न चले कहां से चली है। इसे स्नाइपर कहा जाता है। बड़े से बड़ा टारगेट हो या छोटे से छोटा निशाना, ये स्नाइपर्स कभी दिखते नहीं हैं। दिखता है तो उनकी गोली चलने के बाद का विध्वंस। पर हरदम छिपकर वार करना हो यह भी जरूरी नहीं। दुश्मन से आमना सामना भी होता है, कभी जंगली इलाकों में, कभी रेगिस्तानी बीहड़ में, और ऐसे में हर कमांडो को बढ़ते हुए गोलियां चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे दुश्मन के इलाके में गोली चलाना कमांडोज का अंतिम विकल्प होता है। अव्वल तो ये दिक्कत कि वो सीमित असलहे के साथ जाते हैं, दूसरा ये कि गोली से आवाज का खतरा होता है और कमांडोज को गुप्त रहना होता है, यानी सीक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है। इसीलिए इन्हें अनआर्म्ड कॉम्बैट में खास प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने हाथों से या चाकू से ही ये दुश्मन को मार गिराने में सक्षम है। देखिए, ट्रेनिंग के 3 हिस्से होते हैं। एक तो नॉलेज ट्रेनिंग होती है, दूसरा स्किल ट्रेनिंग होती है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो एटीट्यूड होता है, जिसमें गुर्दा कहते हैं, जिसको गुर्दा होना। तो मार्शल आर्ट जो होता है उस हमारे जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को गुर्दा देता है और उसको भरोसा देता है कि मैं हर चीज में सफल हूंगा। ये मार्शल आर्ट्स के मास्टर होते हैं। कभी हथेलियों के प्रहार से, कभी उंगलियों के वार से, कभी पैरों की एक ठोकर से ये पलक झपकते मैदान साफ कर देते हैं। हमारे पास कोई भी वेपन या किसी भी चीज़ को हम कैरी हम हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मार्शल आर्ट अच्छी ट्रेनिंग है जो हमारे पास रहती है। अगर हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है तो चाहे वो फौज की ट्रेनिंग हो, चाहे वो सिविल की ट्रेनिंग हो, तो दोनों में ही ये ट्रेनिंग बहुत काम आती है। हमेशा जब आप किसी लड़ाई में होते हैं तो जरूरी नहीं कि आपके हाथों में हथियार हो, कई दफा आपके हाथ ही हथियार होते हैं। उस समय आपको तकनीक, शक्ति का ऐसा संतुलन, ऐसा तालमेल चाहिए कि दुश्मन कहीं टिक ही ना पाए। जैसा कि इनका नाम है, पैराशूट रेजिमेंट, दुश्मन के इलाके में दाखिल होने के लिए वो अमूमन यही तरीका अपनाते हैं, यानी पैराशूट से ड्रॉप होते हैं। ये एक बहुत जटिल और खतरनाक कार्रवाई होती है। ट्रेनिंग काल में हर कमांडो के लिए पैरा जंप अनिवार्य है। ट्रेनिंग की शुरुआत 5 स्टैटिक कॉम्बैट जंप से होती है। इनमें पहले 3 जंप दिन के वक्त किए जाते हैं और बाकी 2 रात के अंधेरे में। जो इनके लिए बुनियादी ट्रेनिंग है उसे करने में ही अच्छों के छक्के छूट जाएं। किसी ऐसी जगह पहुंच जाना जहां पे हमारे दुश्मन हम उम्मीद ना करें, वो तभी पॉसिबल है जब हम कम से कम समय में उस जगह पहुंच पाए। और
मेरे ख्याल से बाय एयर, इसके अलावा और इससे कोई तेज़ कोई साधन नहीं है कि हम वहाँ पहुँच सकें। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारी ट्रेनिंग का कि हमको जहाज़ से कूद कर पैराशूट की मदद से उस जगह पे पहुँचना, हमारे लिए पहुँचना मुमकिन हो। दिन के जंप में जहां जमीन नीचे नजर आती है, नाइट जंप ऐसा होता है मानो अंधेरे में तीर चलाना। ऑपरेशंस में अमूमन रात के अंधेरे में ही कमांडोज के जाने की आवश्यकता होती है, लिहाजा इस पर अच्छा खासा जोर रहता है। आजकल तो जीपीएस की मदद से काफ़ी आसान हो गया है सही जगह पर ड्रॉप करना। आप सही जगह पे ही तकरीबन पहुंचते हैं, और नहीं तो जहां पे भी पहुंचे जीपीएस की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि हम कहां पहुंचे हैं। जैसे जैसे ट्रेनिंग का स्तर बढ़ता है, जंप लगाने के लिए विमान की ऊंचाई भी बढ़ती रहती है। यहाँ एडवेंचर स्पोर्ट के लिए किए जाने वाले पैरा जंप और कमांडोज के पैरा जंप का फर्क समझना भी जरूरी है। जब एक कमांडो छलांग लगाता है तो वो दुश्मन के इलाके में होता है, जहां जीपीएस और तमाम उपकरण के बावजूद आप ये नहीं जानते कि नीचे जमीन पर आपका इंतजार कौन कर रहा है। एक कमांडो औसतन 35 किलो का वजन लेकर छलांग लगाता है। उसके पीठ पर पैराशूट होता है, सामने रिजर्व पैराशूट, ऑक्सीजन टैंक, हथियार, नाइट विजन, हाथ पर ऊंचाई नापने के लिए ऑल्टीट्यूड मीटर, जीपीएस, रसद और असलहे समेत पैरों में बंधा बैग। आम भाषा में समझाएं तो पैराजंप 2 किस्म से किए जाते हैं। हे हो यानी हाई ऑल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, जिसमें लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई से कूदते कमांडो 1,000 फीट पार करते ही अपने पैराशूट खोल देते हैं और फिर खामोशी से दुश्मन की सीमा में और भीतर दाखिल होते हैं। हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हे हो तो ऑपरेशन जो हैं वो तब किए जाते हैं जबकि बहुत ऊंचाई से आदमी को ड्रॉप कर दिया जाता है और वो ऊपर ही अपनी पैराशूट खोल लेता है, और उसके बाद पैराशूट जो है वो उसको हम गाइड कर सकते हैं, मैन्यूवरेबिलिटी बोलते हैं उसको। उससे हम काफ़ी दूर तक 12, 13, 15, 20 किलोमीटर तक, डिपेंड करता है किस हाइट पे जा रहे हैं, हवा का रुख क्या है, हम हेलो से ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हेलो यानी हाई ऑल्टीट्यूड लो ओपनिंग, यानी हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग और पैराशूट को जमीन के बेहद करीब पहुंचकर खोलना ताकि किसी तरह के रेडार की पकड़ में वो नहीं आए। चाहे किसी देश की सरहद को भेद कर सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो या युद्ध, दुश्मन की सीमा में भीतर तक पैठ के लिए ये हवाओं की सवारी करते हैं। पैरा के जवान अर्जुन की तरह चक्रव्यूह में दाखिल होना भी जानते हैं और उसे तोड़कर बाहर निकलना भी जानते हैं। इसीलिए सरहद पार के ऐसे ऑपरेशंस के लिए इन्हें ही चुना जाता है। ना आपने इन्हें कभी देखा है, न इनके बारे में कभी सुना है, लेकिन आपके सबसे ज्यादा अपने अगर कोई है तो यही है। ये आपकी अदृश्य ढाल है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। हवा में तैरते हुए जब वो धरती पर उतरते हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि उनके पांव के नीचे जमीन होगी या नहीं। पैराशूट जब कहीं पर लैंड करता है तो वो ये नहीं देखता है कि जमीन पर पहुंच रहा है या फिर इस तरीके से पानी में। और ऐसा हो सकता है कि जो जवान हमारा, जो सैनिक हमारा, जो योद्धा हमारा लैंड किया है उस पैराशूट के साथ, वो पानी के भीतर किया हो। अब आप समझिए, पैराशूट, उसके तमाम वो धागे जो बिल्कुल उलझे रहते हैं और उसके साथ वो उपकरण, और योद्धा पानी के नीचे इस पैराशूट के भीतर। वहां से कैसे निकलना है, वहां से ऑपरेशन के लिए कैसे बढ़ना है। शरीर पर हथियारों, रसद और असलहे का वजन किसी भी कमांडो को लैंड करते ही पानी में नीचे की ओर खींचता है। बाहर निकलने की हर कोशिश
रस्सियों में उलझने का खतरा बढ़ाती है और मोटे पैराशूट के नीचे पानी में सांस भी नहीं मिलती। लेकिन जो वाटर जंप है उसमें क्या होता है कि हमारा इक्विपमेंट होता है। अब मैं जंप करता हूँ, मेरे पास 30 से 35 किलो 40 किलो तक इक्विपमेंट और हथियार होता है, और अगर हथियार पानी में गीला हो जाता है तो हथियार को फिर सुखाने में टाइम लगता है। और वाटर जंप जो होता है सबसे मुश्किल जंप माना जाता है। उसमें पानी की कार्रवाई होती है, तरीका होता है, एक टेक्निक होती है, जिससे कि हम पानी को छूने से पहले हम पैराशूट से बाहर आ जाते हैं। नहीं तो पैराशूट इतना भारी हो जाएगा कि हमको नीचे डुबो देगा वो। पानी के अंदर इन तस्वीरों में किसी जल्लाद सा नजर आने वाला ये इंस्ट्रक्टर दरअसल कमांडो को एक ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार कर रहा है जहां उसके मन से डूबने का डर निकल जाए। प्रशिक्षण के अगले पड़ाव से पहले ये बेहद जरूरी है। हम एक स्विमिंग पूल पर जरूर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्विमिंग या डाइविंग क्लासेस नहीं चल रही हैं। दरअसल हम स्विमिंग पूल पर इसीलिए आए हैं क्योंकि इसका पानी साफ होता है और कैमरे की नज़र केवल इसी पानी के जरिए पकड़ सकती है कि पानी के नीचे, पानी के ऊपर चल क्या रहा है। वरना जिस तरह के पानी में इन्हें ऑपरेशन करना पड़ता है उसमें तो आप आर पार देख ही नहीं सकते। ट्रेनिंग में पानी के नीचे सांस लेने का स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इंसानी शरीर की संरचना जितनी देर ऑक्सीजन के बगैर रहने की इजाजत देती है, उससे कहीं ज्यादा इनकी क्षमता को विकसित किया जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं हर परिस्थिति में पर्याप्त ऑक्सीजन मिले ही। कभी कभी एक ऑक्सीजन मास्क से बारी बारी सभी कमांडो सांस लेते हैं, क्योंकि इन्हें पानी के नीचे कई दफा घंटों बिताने पड़ते हैं। कभी पानी के बाहर बैठे दुश्मन की नजर से ओझल रहने के लिए सतह के नीचे ही हथियार समेत तैरकर इन्हें दूर निकलना होता है। सांस पर नियंत्रण उस स्थिति में भी आवश्यक है। दुश्मन के इलाके में जहां कम से कम आवाज जरूरी है, कमांडोज एक साथ बिना एक दूसरे में उलझे छलांग लगाने में भी सक्षम है। डाइविंग की ये ट्रेनिंग साथियों से तालमेल में किसी ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाने में मददगार होती है। हमारे को टास्क अलग अलग प्रकार की मिल सकती है, हवा के, पानी के और अंडर वाटर। हवा में पक्षी की तरह, पानी में मछली की तरह और धरती पर एक ऐसा फरिश्ता जो दुश्मन को मौत और देशवासियों को सुरक्षा बांटे। लेकिन किस कीमत पर? कभी कभी तो वो एक ऐसे इलाके में फंस जाते हैं जहां जिंदा रह पाना भी बड़ी चुनौती है। कहते हैं ट्रेनिंग के दौरान का समय कमांडोज की जिंदगी का सबसे कठिन समय होता है। वो निकाल लिया तो दुनिया में हर मुश्किल के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस दौर से गुजरने के लिए डर को भीतर से निकालना होता है। ये जो सांप आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनमें एक एक जहरीला है, किसी का जहर निकाला नहीं गया है। लेकिन इन्हें सांप मत समझिए, आप समझिए ये डर का प्रतीक है। और सांप को काबू में करना यानी डर पर जीत हासिल करना। सांप अगर सपने में भी आ जाए तो डर से नींद टूट जाती है। जहर से भरे गुस्से से फुफकारते इस सांप को नियंत्रण में करके दरअसल ये स्वयं पर नियंत्रण कर रहे हैं, अपने डर पर नियंत्रण कर रहे हैं। कमांडो ट्रेनिंग का ये एक ऐसा पहलू है जो दुनिया में बेहद कारगर माना गया है।
देखिए, आपने अभी तक जितनी भी हमारी ट्रेनिंग देखी, आपने कराटे का डेमो देखा, आपने स्नेक हैंडलिंग करते हुए देखा, आपने फ्री फॉल देखा, उन सब चीज़ों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी। वो चीज़ कॉमन है डर के ऊपर विजय। अपनी धड़कनों पर काबू रखते हुए दिए गए टास्क को पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो पॉसिबली जो हम ये तरह तरह की ट्रेनिंग करते हैं जिसमें फायरिंग, कॉन्फिडेंस फायरिंग शामिल है, स्नेक हैंडलिंग शामिल है, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक अपने आप में भरोसा आ जाता है कि सिचुएशन भले कोई भी हो, हम इसको हैंडल कर लेंगे। एंड पॉसिबली यही कारण है कि जब भी हमें ऐसे कोई सिचुएशन सामने आती है तो हम उस चीज़ को हैंडल कर ही लेते हैं। इसके अलावा इन कमांडोज के लिए हर वो चीज खाना होती है जो शरीर को पोषण देने में सक्षम हो। क्या पता दुश्मन के इलाके में कठिनाई के किस दौर से गुजरना पड़ जाए। यूं तो पैरा कमांडोज के पराक्रम की एक से बढ़कर एक दास्तां है, लेकिन हम आपको बताते हैं 71 के युद्ध में पाकिस्तान की एक अहम छावनी छाछरों पर करिश्माई कब्जे का उनका तरीका। ब्रिगेडियर भवानी सिंह की अगुवाई में पैरा कमांडोज की टुकड़ी इस मिशन पर निकली थी। मुश्किल यह थी कि छाछरों पाकिस्तानी सीमा में 5-10 नहीं बल्कि 80 किलोमीटर अंदर था। इतने भीतर तक पहुंचने के लिए पैराशूट का भी सहारा नहीं लिया जा सकता था। भारतीय सेना उस दौर में खुद के लिए खास तौर पर निर्मित जोंगा गाड़ी का इस्तेमाल किया करती थी। करीब 20 जोंगा में सवार होकर रात के अंधेरे में बगैर हेडलाइट ऑन किए इस बेहद सीक्रेट मिशन पर पैरा कमांडोज निकले थे। भोर की पहली किरण से पहले ही पैरा कमांडोज को खुद को छिपाना था, अपनी गाड़ियों को भी किसी तरह के सर्वेलेंस से बचाना था। सो छाछरों से करीब 20 किलोमीटर पहले ही जब झाड़ियों का इलाका मिला तो वो ठहर गए। पहले सभी गाड़ियों को पूरी तरह से ढक दिया, उसके बाद खुद को भी कवर कर लिया। युद्ध की परिस्थितियों में पैरा कमांडोज के लिए ऐसी परिस्थितियां आम हैं। वो दिन भर बिना हिले डुले एक ही स्थिति में पड़े रहे। अगले दिन अंधेरा ढला, आबादी का शोर शांत हुआ, तब वो दोबारा बाहर आए। ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने अब पैंतरा बदल दिया था और सभी गाड़ियों के साइलेंसर हटा दिए और फिर शुरू की छाछरों पर अंतिम चढ़ाई। दरअसल पैरा कमांडोज जब युद्ध भूमि में होते हैं तो शरीर के साथ साथ दिमाग की लड़ाई भी लड़ते हैं। साइलेंसर हटाने से गाड़ियों से ऐसी आवाज निकल रही थी मानो टैंक आ रहे हों। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिकों ने यह आवाज सुनी, वो शहर छोड़कर भागने लगे। तड़के 3 बजे जब छाछरों पर हमला बोला गया तो पाकिस्तान एक पल को भी नहीं संभल पाया। जो सैनिक शहर में रह गए थे उनमें से 17 को भारतीय कमांडोज ने जिंदा पकड़ लिया। मुश्किल से 2 घंटे में छाछरों पर कब्जा जमा लिया गया था और किसी भी पैरा कमांडो को खरोंच तक नहीं आई थी। आधुनिक लड़ाई जो है वो युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती है, वो इसी तरीके से रिहायशी इलाकों में लड़ी जाती है और उसमें जो भारतीय सेना की क्षमता है उसके आगे दुनिया में कोई नहीं टिक पाता है। यानी कहीं से भी किसी भी तरीके से कैसी भी परिस्थितियों में दाखिल हो सकते हैं ये एक घर के भीतर, और उसके बाद जो लोग वहां पर या तो फंसे हुए हैं या फिर जो आतंकी वहां छिप कर बैठे हुए हैं उन्हें ढूंढ निकाल लाने में पूरी तरीके से सक्षम। ये आसमान से भी आ सकते हैं, शून्य से प्रकट हो सकते हैं। वो दरवाजे की घंटी बजाकर नहीं आते, लेकिन जाते हैं तो खतरे की घंटी बज चुकी होती है। आतंकवादी के हर काले मंसूबे को ध्वस्त करने का मादा रखते हैं वो। मिनटों के अंतराल में तबाही का तांडव मचा सकते हैं वो। ये हम अगर इन केस कोई भी हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो हॉस्टेज को वीआईपी को हॉस्टेज बना रखा है, या किसी स्कूल या बिल्डिंग में स्कूल के बच्चों को, या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पे कोई टेरेस यात्री को
हॉस्टेज बना रखा है, तो हम इस टाइप की सिचुएशन में हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, रूम इंटरवेंशन करते हैं, या फिर CI में कहीं भी बिल्डिंग इंटरवेंशन की कार्रवाई करनी हो जहाँ पे टेररिस्ट हो, तो उस टाइम भी हम रूम इंटरवेंशन की कार्रवाई करते हैं। भारतीय कमांडोज को इस तरह की चुनौतियों का रोजाना सामना करना पड़ता है। आज दुनिया में इस तरह के ऑपरेशंस में सबसे अधिक अनुभव भारत के पास ही है, लिहाजा काबिलियत में भी हिंदुस्तान का कोई जोड़ नहीं। लेकिन जितना अहम होता है एक ऑपरेशन को अंजाम देना, एक चक्रव्यूह को भेदना, उतना ही कठिन है उस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद चक्रव्यूह से बाहर आना। कहते हैं कोई भी ऑपरेशन कितना भी कठिन क्यों ना हो, उसका सबसे कठिन हिस्सा होता है वापस लौट कर आना। ऑपरेशन के साथ ही सीक्रेसी खत्म हो चुकी होती है। दुश्मन का लक्ष्य होता है आपको वापस लौटने से रोकना। दुश्मन की अपनी जमीन है, अपना आसमान है, उसके पास अपनी पूरी सेना है, एयर डिफेंस है। ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे कुछ हरकत नहीं है वहाँ मुश्किल है, लेकिन जहाँ काफ़ी हरकत है उसमें आप छुप छुपा के आ सकते हैं। कई बार इस तरह का जो ऑपरेशन है उसमें प्लान तो किया जाता है एक्सट्रैक्शन, लेकिन एक्सट्रैक्शन हो नहीं सकता। किस्मत है, हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। ऑपरेशन के लिए जाते समय तो विमान की मदद ली जाती है, लेकिन लौटना पैरों पर है और सबको साथ लेकर लौटना है। रूट मार्चेस कमांडोज के प्रशिक्षण का अहम हिस्सा है। जो रन बैक होते हैं वो अमूमन पूरे दिन की थका देने और तोड़ देने वाली ट्रेनिंग के बाद कराए जाते हैं, वो भी पूरे लोड के साथ। असली ऑपरेशन में इस प्रशिक्षण का बड़ा योगदान है। सर्जिकल स्ट्राइक हर रोज की जरूरत नहीं, लेकिन पैरा कमांडोज को वॉर रेडी रखना भी जरूरी है। इसीलिए आजकल काउंटर इंसर्जेंसी में पैरा कमांडोज की तैनाती होती है। उसको वास्तविक जो युद्ध है उसका जो एक्सपीरियंस देने के लिए उसे CI एरिया में भेजा, काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में भेजा जाता है, और बहुत सारे युद्ध अभ्यासों में भी वो भाग लेते हैं, जिसमें विदेशों की भी जो स्पेशल फोर्सेस है उनके साथ भी वो संयुक्त युद्ध अभ्यास करते हैं। इनकी सफलता और असफलता का बहुत ऊंचे स्तर पर असर होता है, नेशनल लेवल पे इनका असर होता है। ये ऐसे सुपर हीरो हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते, शुक्रिया कहना चाहते हैं पर चेहरा ही नहीं पहचानते। तो अगली बार केवल आसमान की ओर नजर उठाकर धन्यवाद कर दें। क्या पता कहीं दूर सूने आसमान में कोई पैरा कमांडो छलांग लगा रहा हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, जी नहीं रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। जिस देश में सेना की सर्वोच्च परंपरा ही बलिदान है, उस देश की सेना को सलाम। वंदे मातरम।